नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए यूपी जीके और जीके का एक दमदार सेशन देखने वाले हैं। साथियों, आज की इस क्लास में लगभग 37 प्रश्न रहेंगे, जो कि जैसे कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं एज इट इज सारे के सारे प्रश्न आपके सामने रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर यूपी पुलिस में पूछे गए थे। आज दोस्तों हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर पार्ट नंबर कौन सा रहेगा? 9 रहेगा, इस बात को याद रखेंगे। तो आज की इस श्रृंखला में हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि लिखा है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है यूपी पुलिस में। इसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखेंगे ताज एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है, इसके बारे में भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त आज की इस क्लास की। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लें इस तरह के निरंतर वीडियोस के लिए। ठीक है, आप अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और यदि चाहते हैं आप इस क्लास के अनसॉल्व्ड पीडीएफ से पढ़ना, तो आपके लिए पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि डीएस सर ऑफिशियल नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न मित्र आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नंबर नहीं पड़े हैं, क्वेश्चन आपके पास 37 रहेंगे। आप बताएंगे आपने इसमें कितना स्कोर किया। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर होता है? विकल्प नंबर 1 ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है। जल्दी से बताओ सही उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो सही उत्तर बनेगा वो ब्रह्मपुत्र बनेगा। क्या बनेगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र निकलती है प्यारे दोस्तों तिब्बत से। कहां से निकलती है? तिब्बत से, इस बात को याद रखेंगे। तिब्बत में कहां से? तो मानसरोवर से। कहां से? तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर, ठीक है, याद रखेंगे मानसरोवर से। तिब्बत में कहां से? तो क्वेश्चन पूछेगा, बताना है आपको मानसरोवर से। तिब्बत में इसका नाम प्यारे दोस्तों सांगपो है। क्या नाम है? इसका नाम तिब्बत में सांगपो है, इस बात को याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र को जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें अपना हिदांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को हिमाचल प्रदेश में कहां पर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश में प्यारे दोस्तों हिदांग के नाम से जाना जाता है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मपुत्र को असम में क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र। और क्वेश्चन पूछेगा असम को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो आपको बताना है जमुना। तो ब्रह्मपुत्र से कितने प्रश्न बने? सारे के सारे प्रश्न हमने कवर किए। आप देखेंगे यहां पर ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में हिदांग कहा जाता है, तिब्बत से निकलती है मानसरोवर में, चेमा युंगडंग ग्लेशियर है वहां से। बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? याद रखेंगे जमुना कहा जाता है। ठीक है, भारत की दूसरे सबसे अधिक पानी वाली, सॉरी भारत की पहली सबसे अधिक पानी वाली रिवर है, यानी कि इसका बहाव क्षेत्र बहुत बड़ा है भारत में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। नर्मदा प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात में जाकर के आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यमुना आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों हमसे कहा है प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है। मैं अगर आपको एक उदाहरण बताऊं, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक 100 किलो का बोरा है। क्या है? 100 किलो का बोरा है। इस 100 किलो बोरे को आपको उठाना है, आप इसको उठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, एक मित्र को बुलावा दिया, वहां पर गए, 2-3 मित्र बैठे थे। आपने क्या कहा, 100 किलो का बोरा है यार, एक लोग चलो हमको उठवा दो। लेकिन उस स्थिति में क्या हुआ, एक के स्थान पर 4 आ गए। मतलब कार तो था एक व्यक्ति का, अब कार करने के लिए कितने व्यक्ति आ गए? 4 व्यक्ति। तो ऐसी व्यक्ति को क्या, ऐसी बेरोजगारी को प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। कहने का मतलब है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, यानी कर्मचारी एक काम करने वाला है, वहां पर 4 कर्मचारी काम करने आ रहे हैं, तो ये ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाएगी? प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहलाएगी, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कह रहा है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर साथी क्या होगा। तो चंबल नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम कहां पर होता है? एमपी में सर। ठीक है, कहां पर? एमपी में होता है, जानापाव की पहाड़ियों पर। ठीक है, इसके बाद आगे कहा है दोस्तों चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? सबसे पहले एमपी से जाती है सर ये राजस्थान। कहां जाती है दोस्त? याद रखनी है, एमपी से ये जाएगी राजस्थान, राजस्थान से ये जाएगी कहां पर? उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 95 स्थान पर इटावा और जालौन की सीमा के पास ये समाप्त हो जाती है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों के तीनों ऑप्शन सही होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हमसे पूछा है
वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य के अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, तो बताओ इतालवी यानी इटली का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने विजयनगर में यात्रा की थी, यानी कि यात्री था, विजयनगर में यात्रा की थी और उसने विजयनगर का क्या किया है, प्रशंसात्मक वर्णन किया है। तो प्यारे दोस्तों एक समय था जिस समय विजयनगर का शासक था देवराय सेकंड। कौन था, याद रखेंगे, ये कृष्णदेवराय नहीं है बल्कि ये देवराय सेकंड है। देवराय सेकंड शासक था। इस दौरान एक व्यक्ति आया था इतालवी यानी इटली से, निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी नामक व्यक्ति आता है, यहाँ पर आपका घूमता है, फिरता है, ठीक है, और इसका क्या करता है, प्रशंसात्मक वर्णन करता है। कहता है कि भारत में एक ऐसा भी साम्राज्य है जहां पर लोग बहुत सुदृढ़ तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छा साम्राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में मित्र हमसे कहा है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। तो ऐसा प्रश्न हमने क्या आपको कल करवाया था, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल करवाया था ऐसा प्रश्न। उसमें नाम बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका दोस्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, प्रांतों का गठन किया था, यानी कि जो अपने भारत विभिन्न टुकड़ों में टूटा था 594 596 टुकड़ों में, उसको जोड़ के एक किया था, यानी एकीकरण किया था। इसी कारण प्यारे दोस्तों इन्हें भारत का विस्मार्क भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, विस्मार्क एक व्यक्ति था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया है, तो भारत का विस्मार्क कहे जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे, तो सरदार पटेल क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों कल मैंने बताया था ये प्रांतीय समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रांतों को जोड़ रहे थे, तो प्रांतीय समिति के क्या थे, हेड थे। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। दो रियासतें थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, एक थी हैदराबाद। कौन थी प्यारे दोस्तों, एक हैदराबाद थी जो नहीं मिलना चाहती थी, पुलिस के माध्यम से कब्जा कर लिया। एक थी दोस्तों जूनागढ़। कौन थी, जूनागढ़। जूनागढ़ में कल मैंने बताया था एक यहाँ पर व्यक्ति था, एक शासक था जो नहीं मिलना चाहता था, पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर भी भारत ने जनगणना के आधार पर भारत में इसको मिला लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश के लिए हमसे पूछा है दोस्त, चरकुला नृत्य डैश से संबंधित है। बताओ चरकुला जो नृत्य है प्यारे दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चरकुला की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का नृत्य है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त गुजरात से बात करते हैं, गुजरात से बात करते हैं तो याद रखेंगे डांडिया के बारे में। किसके बारे में, डांडिया के बारे में। पांड्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डांडिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, डांडिया के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या होता है, गरबा होता है। ठीक है, गरबा होता है। बिहार की बात करेंगे तो विदेशिया, कौन सा, विदेशिया नृत्य याद रखना है बिहार में, विदेशिया। विदेशिया के अतिरिक्त प्यारे दोस्तों याद रखना है जाट जटनी। क्या याद रखेंगे, जाट जटनी, यहाँ पर ही डांस होता है जाट जटनी। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको एक भगोरिया जनजाति है, एक नृत्य करती है। आप बताओ कौन सा नृत्य होती है जो मध्य प्रदेश की भगोरिया जनजाति करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों का है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। आपको बताना है कि जो हर्षवर्धन था उसकी राजधानी कहाँ थी। देखो प्यारे मित्रों याद रखना है, हर्षवर्धन भारत का एक अंतिम ऐसा शासक था जिसने संपूर्ण भारत को एकीकृत किया था और संपूर्ण भारत पर राज करने का प्रयास किया था, जो उत्तर भारत था। ठीक है, याद रखेंगे, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूं। हर्षवर्धन ऐसा शासक था, अंतिम शासक जिसने संपूर्ण उत्तर भारत पर राज किया था। और इसकी पहले जो राजधानी थी हर्षवर्धन के वंश की, जो हर्षवर्धन वंश था या पुष्यभूति वंश था, इसकी राजधानी थानेश्वर थी। लेकिन हर्षवर्धन जब राजा बना तो इसने राजधानी अपनी ट्रांसफर करके थानेश्वर हरियाणा से कहाँ कर ली, उत्तर प्रदेश कन्नौज कर ली थी। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या है, भारत में अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे आर्यभट्ट। समय था मित्र आपका कहाँ, आपका मित्र आपका समय था अप्रैल 19 का समय था और तारीख आपकी थी, तारीख आपकी 19 अप्रैल थी और समय 1975 का था। ठीक है, 1975 का था, याद रखेंगे, जब रूस के सहयोग से, रूस उस समय नहीं हुआ करता था, इसका नाम था यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर के सहयोग से क्या किया था भारत ने प्यारे दोस्तों, आपका पहला सैटेलाइट भेजा था। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है, जीवाश्म किस प्रकार की रॉक्स में पाई जाती है। जीवाश्म बताओ किस प्रकार के रॉक्स में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, आपका बनेगा प्यारे दोस्तों यहाँ पर अवसादी सेल। क्या बनेगा, अवसादी चट्टान बनेगा। क्या बनेगा, अवसादी चट्टान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप बताओ। अवसादी चट्टान तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या सर हम ऑप्शन लगा दें ये वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बिल्कुल नहीं लगाना, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो अवसादी चट्टान है प्यारे दोस्तों, इसी को कहा जाता है आपका परतदार सेल। जब आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें, याद रखेंगे, जब विकल्प नंबर 1 को हम देखेंगे, जब हम विकल्प नंबर 1 को देखेंगे, गौर से समझो, विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 3, जब इनका भूस्खलन होता है, इनका जो क्या कह सकते हैं, इन अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, माफी चाहेंगे, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान जब अपर्दन और निक्षेपण हो जाता है तो यहां पर बनाती है अब अवसादी चट्टान, और ये इस पे आपकी परत जम जाती है, तो इसी को कहा जाता है परतदार सेल। तो सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो कल बताया था वायुमंडल में 78% के अराउंड पाई जाती है आपकी कौन? नाइट्रोजन, इस बात को याद रखेंगे। सेकंड पर आपकी 20.95 याद रखेंगे, 20.95 कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तीसरे नंबर पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये चौथे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर प्यारे दोस्त पाई जाती है आर्गन, AR। ठीक है, आर्गन पाई जाती है जो 0.93% पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार दिशा परिवर्तित करती है? ऐसी कौन सी हवा है प्यारे दोस्तों जो एक साल में 2 बार क्या करती है? दिशा परिवर्तित करती है। तो ऐसी हवा को कहा जाता है प्यारे दोस्तों मानसूनी हवा। मानसून के अनुसार जो अपनी दिशाएं बदल लेती हैं, यानी एक कह सकते हैं जो धोखेबाज होते हैं, जो समय देखते ही अपना स्थान परिवर्तित, अपना VF परिवर्तित, अपनी GF परिवर्तित कर लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? याद रखेंगे, उनको दल बदल कहते हैं या फिर मानसूनी हवाएं कहते हैं। साल में 2 बार बदलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे प्यारे दोस्तों कहा है गोबी, कालाहारी, आटाकामा और सहारा, ये क्या है? गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा, ये क्या है? इसको याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं, ये सभी के सभी मरुस्थल हैं। गोबी की बात करेंगे तो दोस्तों ये चीन में पाया जाता है। कहाँ? चीन प्लस मंगोलिया, चीन प्लस मंगोलिया, इस बात को याद रखेंगे, चीन प्लस मंगोलिया। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, चीन प्लस मंगोलिया। उसके बाद कालाहारी की बात करेंगे तो कालाहारी कहां पर पाया जाता है? सर कालाहारी जो मरुस्थल है ये आपका बोत्सवाना और नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कौन सा? कालाहारी। तो याद रखेंगे, इसको ऐसे ही याद रखेंगे, बोत्सवाना। ठीक है, एक मिनट, इसको क्या याद रखेंगे आप लोग? बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना। इसके अतिरिक्त आपका नामीबिया, नमीबिया, इसके अतिरिक्त दक्षिण अफ्रीका। इतने हिस्सों में ये आपका क्या है? फैला हुआ है। कौन सा? आप कहेंगे कालाहारी। आटाकामा की बात करेंगे, आटाकामा जो मरुस्थल है प्यारे दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है आटाकामा। आप बताओ किन 2 देशों में है? सहारा की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा है, अफ्रीका का सबसे बड़ा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों पार्श्वनाथ, जिन्हें हम सांपों का देवता कहते हैं, पार्श्वनाथ, जिनका जन्म आपके 3000 साल पहले हुआ था। ठीक है, पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 24वें की बात करेंगे तो महावीर स्वामी थे। 24वें प्यारे दोस्तों महावीर स्वामी थे। ऋषभ देव की बात करेंगे तो फर्स्ट तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें महावीर स्वामी थे, ऋषभ देव फर्स्ट थे, पार्श्वनाथ 23वें थे। ठीक है, इनको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जल्दी से बताओ इसका सही विकल्प कौन सा बनेगा जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुना होगा आपने पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपने कावेरी का डेल्टा और महानदी का सुना होगा, जबकि नर्मदा कोई डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्यों नहीं बनाती? क्योंकि यार ये रिफ्ट घाटी में होकर के बहती है, रिफ्ट घाटी में, और एक तीव्र धारा से, एक सीधी धारा से। जैसे ये जा रही है नर्मदा, यहाँ से निकली मध्य प्रदेश होते हुए ये निकली कहाँ पर पहुंची? खंबात की खाड़ी, गुजरात में। तो गुजरात में ये क्या करेगी? इस तरह की फैलने के स्थान पर क्या करेगी? ये फैलेगी नहीं दोस्त। क्या करेगी? ये फैलेगी नहीं, एक तीव्र धारा में निकल जाएगी ऐसे करके और समुद्र में मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। लेकिन जो डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा पहुंची बंगाल से, उसने क्या किया? 4-5 धाराएं बना ली। ठीक है, समुद्र में मिलने से पहले इतनी धाराएं बना ली, तो इसको कहते हैं डेल्टा। ठीक है, जबकि एक सीधी रेखा में चली जाए तो उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो नर्मदा इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न कह रहा है एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में 400 मीटर में गोल्ड जीता था PT ऊषा, जिनको हम प्यारे दोस्तों उड़न परी के नाम से जानते हैं। उड़न परी के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात याद रखनी है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ये दोस्तों पहली महिला थी जिसने 2000 के सिडनी ओलंपिक में 2000 के सिडनी ओलंपिक में मित्र क्या जीता था? आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यानी कांस्य पदक किस में जीता था? भारोत्तोलन में जीता था। कहां पर? भारोत्तोलन में जीता था। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, PT ऊषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो आप रिक्त स्थान पर भरेंगे 16.51%। ठीक है, 16.4 नजदीक दे रखा है, तो सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो उत्तर प्रदेश है इसकी अगर बात करते हैं, इसकी आबादी भारत की सबसे ज्यादा आबादी है, जो 16.4% अकेले रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? जल्दी से बताओ ऐसा कौन सा स्रोत है जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो गैर पारंपरिक का मतलब होता है वे स्रोत जो कभी नष्ट ना हो, या इन्हीं को कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या कहा जाता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? ऐसे स्रोत जो कभी नष्ट ना होते हैं या गैर पारंपरिक होते हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा क्या कभी नष्ट होगी? जब तक पृथ्वी रहेगी हवा रहेगी और यहाँ पर पवन ऊर्जा बनती रहेगी। ज्वार भाटा महासागर है, ज्वार भाटा आते रहेंगे जब तक चंद्रमा है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं आप याद रखेंगे, ये गैर पारंपरिक है, मतलब कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो विकल्प नंबर ए और डी, विकल्प नंबर ए और डी देखो विकल्प नंबर बी में दे रखा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोयला और पेट्रोलियम की बात करें तो ये निश्चित मात्रा में है, तो ये हो जाएंगे आपके पारंपरिक। कैसे हो जाएंगे? परंपरागत। कैसे हो जाएंगे? याद रखेंगे कैसे हो जाएंगे? परंपरागत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे मित्र, ये बताओ जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर बनेगा आपका कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, जो 9 दिसंबर 1946 की बैठक में बने थे, 9 दिसंबर 1946 की बैठक में बने थे, ये बने थे सच्चिदानंद। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इस बात को याद रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी थे। जबकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे आपके 11 दिसंबर की मीटिंग में। जो 11 दिसंबर की मीटिंग थी इसमें चुने गए थे 1946 को ही। ये स्थायी अध्यक्ष रहे थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। सॉरी, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्या है? भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो ये प्यारे दोस्तों आपका लीगल राइट है, यानी कि कानूनी अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का जो वर्तमान में अधिकार है वो क्या है? लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। और ये कहां पर है? अनुच्छेद 300 क्लॉज ए में। ठीक है, अनुच्छेद 300 क्लॉज ए में है, या फिर इसी ए को कहा जाता है। समय था प्यारे दोस्तों 44वां संविधान संशोधन का, और इस समय 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? जो मोरारजी देसाई थे, कौन थे? मोरारजी देसाई ने क्या किया? जो आपका संपत्ति का अधिकार कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कहां पर ले गए? ये दोस्त ले गए थे आपके 300 ए में, यानी कि कानूनी अधिकार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? इसका नाम बदल चुका है, नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया है मित्र? पूछ लेगा आपसे रामगंगा नेशनल पार्क कहां पर है? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अगर इसकी हम बात करेंगे, अगर साथी इसकी बात करेंगे तो ये रामनगर नैनीताल में हो जाएगा। ठीक है, रामगंगा नदी इसके बीच से होकर के बहती है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है, इसको याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर की बात करेंगे, बांदीपुर आपका राजस्थान में नहीं है। बांदीपुर और बनेरघट्टा कहां पर है आप बताओ जल्दी से। काजीरंगा आपका कहां पर है? काजीरंगा असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है दोस्त सुंदरवन अवस्थित है। बताओ, आप अभी बताया था कुछ देर पहले कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा होता है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ध्वनि मापने की इकाई क्या है? ध्वनि मापने की जो इकाई होगी वो दोस्त आपकी डेसिबल हो जाएगी। ताप हम माप लेते हैं, जो बुखार होता है उसको ताप माप लेते हैं फ़ारेनहाइट में। कैलोरी क्या है दोस्त? ऊर्जा की इकाई है। किसकी? ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, और आगे बात करेंगे न्यूटन की, तो न्यूटन क्या है? बल की इकाई है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त हरित गृह प्रभाव किस गैस में अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ऐसी कौन सी गैस है जो अधिक मात्रा में बढ़ जाए? जो आपकी अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? हरित गृह प्रभाव हो जाएगा। तो याद रखेंगे CO2। क्या हो जाए? CO2 अगर अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी तो यह हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल है जो उसका कलर सफेद से कुछ पीला पीला सा दिखाई देता है, यदि आप ताजमहल देखने गए होंगे। मैं एक बार बचपन में जब 12th में था तब गया था। ठीक है, तो वहां पर उसका रंग क्या है? पीला पीला हो रहा है, और उसमें परमानेंट बांस और बल्ली लगे रहते हैं, कारीगर बराबर उसको साफ करते रहते हैं। इसका कारण क्या है? ये क्या कारण है कि ताजमहल क्या हो रहा है आपका? क्या हो रहा है? जो आपका बदरंग हो रहा है। ठीक है, इसका कारण है मित्र अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा का मतलब है जहां पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रक्रिया करके जब इसकी अभिक्रिया होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है जब पहला पानी बरसता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वो बादल में छा जाता है। उसके बाद जब यही धुआं पानी से क्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एक परत बनती है, वो पहले पानी के साथ बरस जाती है, और वही कारण है, इसे कहते हैं प्यारे दोस्तों अम्लीय वर्षा। इसमें क्या होता है? HNO3 होता है। ठीक है, HNO3 होता है, एक मिनट, HNO3 होता है, और क्या होता है? SO2। ठीक है, SO2। इस तरह से ये क्या करता है? आपकी कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अंटार्कटिका जाने वाले भारतीय दल के प्रथम प्रभारी कौन थे? तो सही आपको याद रखना है दोस्त, डॉक्टर HJ कासिम।
कौन हो जाएंगे? जो अफ्रीका गए थे, जो पहली बार अफ्रीका, माफी चाहेंगे अंटार्कटिका, जो आपके अंटार्कटिका गए थे पहले व्यक्ति थे, उसका जो दल था 1981 में भेजा गया था, ये याद रखना है। 1981 में ये दल भेजा गया था और पहला अभियान था आपका अंटार्कटिका का, अपने भारत का। ठीक है, यहीं पर इसके प्रभारी बने थे सैयद जहूर कासिम। कौन बने थे? सैयद जहूर कासिम, जिन्हें शॉर्ट में हम डॉक्टर एस जे कासिम कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसके लिए आपको समझना होगा एक व्रत के बारे में। ठीक है, अपने पृथ्वी को अच्छे से इसके बारे में समझना होगा। तो मैं अगर बात करता हूं दोस्त, ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, एक मिनट में दूसरे कलर से बनाता हूं यहाँ पर पृथ्वी को। तो ये याद रखो, ये एक क्या है? अपनी पृथ्वी है। ये अपनी पृथ्वी है। इसको आप लोग थोड़ा, एक मिनट यार, कहाँ गई? ये अपनी अगर पृथ्वी है तो इस पृथ्वी में क्या होता है? यहाँ पर कर्क रेखा होती है, यहाँ पर भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पर मकर रेखा होती है। मेनली 3 रेखाएं आपको याद रखनी है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये 0 डिग्री होती है, यहाँ पर नॉर्थ में 23.5 डिग्री होती है, यहाँ पर साउथ में क्या होती है? 23.5 डिग्री। और दोस्तों ये जो आपका एरिया होता है कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा का एरिया, ये कैसा होता है? उष्णकटिबंधीय एरिया होता है। इस बात को याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय एरिया होता है। यहाँ पर क्या होता है? अधिक तापमान रहता है, क्योंकि इन्हीं 3 पॉइंट पर सूर्य पूरे साल चमकता रहता है। देखो यहाँ पर सूर्य चमकेगा, मैक्सिमम जाएगा उत्तर, आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चमकेगा, आगे नहीं जाएगा। ये कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी का 23.1/2 अपने अक्ष पर झुकाव। तो कहेंगे सर कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का मध्य का क्षेत्र है उसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कलपक्कम स्थित है। कहां पर है? कलपक्कम में स्थित है। मतलब कलपक्कम में स्थित है मतलब क्या है? तो याद रखेंगे ये एक अपना परमाणु परीक्षण स्थल है, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है कलपक्कम और कुडनकुलम। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा कलपक्कम और कुडनकुलम। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्या आप बता सकते हो नरोरा कहां पर स्थित है? ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्त ये आपका यूपी में स्थित है। ठीक है, नरोरा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो मुद्रा आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है आपका आरबीआई। इसकी एक संस्था है एमपीसी, मॉन्ट्रियल पॉलिसी कमेटी। मॉन्ट्रियल पॉलिसी कमेटी, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे कह रहा है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से नोट पर स्थित है बताओ? सांची का स्तूप ऐसा कौन सा नोट है जहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर 200 का नोट। क्या 200 का है? जल्दी से बताओ, क्या 200 का रुपए है जहां पर सांची का स्तूप है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे कह रहा है सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो सुविख्यात सूर्य मंदिर आपका कोणार्क यानी कि उड़ीसा में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में। इसके अतिरिक्त एक और सूर्य मंदिर है मित्र, एक बात याद रखनी है, आपका एक और सूर्य मंदिर है जो कहां पर है? गुजरात में। जल्दी से बताओ ये गुजरात का सूर्य मंदिर क्यों चर्चा में है? क्या हुआ था यहाँ पर? ठीक है, खजुराहो की बात करते हैं। एमपी के आपके आपके स्थल हैं जो यूनेस्को के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा येन किसकी मुद्रा है? येन किसकी मुद्रा है बताओ? तो जापान की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, चीन की बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताओ। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रुम। क्या हो जाएगी? ना और गुल्ट्रुम। ठीक है, इस तरह से है, ना गुल्ट्रुम, इस तरह की मुद्रा है भूटान की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रुम हो जाएगी। आपकी चीन की क्या हो जाएगी? रेमेनबी। रेमेनबी याद रखेंगे, रेमेनबी। इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं इसको? चीन की रेमेनबी के साथ साथ क्या कहते हैं? जापान की येन हो जाएगी। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? साथी याद रखोगे, जो आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी है ये आपकी लखनऊ में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकेडमी आपकी कहां पर हो जाएगी? तो आप बताएंगे सर ये हमारी लखनऊ में है। ठीक है, कहां पर है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एड्स का विस्तृत रूप बताओ। एड्स क्या है? इसका विस्तृत रूप बताओ क्या होगा? ठीक है, इसका होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के लिए पहले दोस्तों प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को ये क्वेश्चन पूछ लेगा, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्या पूछेगा? 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। एड्स को जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एड्स का विस्तृत रूप हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ताज एक्सप्रेसवे किस किस को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे, जल्दी से बताओ, ताज एक्सप्रेसवे किस किस को जोड़ता है? आगरा और ग्रेटर नोएडा को। जल्दी से बताओ, आगरा और ग्रेटर नोएडा को कौन जोड़ता है? तो आप कहेंगे सर ताज एक्सप्रेस वे जोड़ता है, इसको याद रखेंगे। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, कहां से बना है? जल्दी से कोई बता सकता है हमको? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपके उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहां तक बना है? कहां से बना है? तो याद रखेंगे इटावा से। इटावा से बना है और ये चित्रकूट तक है। कहां तक? चित्रकूट तक। चित्रकूट में कोई कन्फर्म स्थान बता सकता है कितना है?
इसकी जो टोटल लेंथ है वो 296 किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो आज की क्लास प्यारे दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आपसे निवेदन है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।